ठीक है, स्टार्ट। देखिए आपका प्रश्न है, तीन प्रतिरोधों R1, R2 और R3 आपके पास हैं। तीन प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध है? तीन प्रतिरोध, तीन प्रतिरोधों R1, R2 व R3। तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना करना है। संयोजन के कुल प्रतिरोध, संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना करो। संयोजन के कुल प्रतिरोध की गणना करो, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है ना भैया, ये वाला लाइट चालू करना है यार, इसको बंद कर दो। इधर से तीसरा, इधर से जाना, तीसरे नंबर का खटका दबा दे। हाँ ये दबा दे और ये बंद कर दे। वेरी गुड। तो देखिएगा भैया, ये जो प्रश्न है इसमें एक जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं R1, R2 और R3 आपके क्या हैं? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध हैं, है ना। तो भैया आपका परिणामी प्रतिरोध आपको निकालना है। जैसे कि मान लो आपका विद्युत, ये आपकी बैटरी है, ये आपकी बैटरी है, ये धनावेश है, ये आपका धन सिरा है और ये आपका ऋण सिरा है। ये ऋणात्मक सिरा, ये धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये R1, तो भैया ये R1 हो गया। फिर इसके बाद ये R2 हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं, ये R3 हो गया। यहाँ आगे और ये, है ना। इस प्रकार से ये आपका परिपथ तैयार हुआ है। इसी को अपन यहाँ तक ले जाते हैं। ये हो गया, ठीक है ना। ये है आपका प्रश्न को हटा देते हैं। ये आपका R1 है, ये प्रतिरोध R1 है, ठीक है। और ये प्रतिरोध है रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंट, है ना। R फॉर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3, इसका प्रतिरोध R1, इसका R2, इसका R3, ठीक है। ये इसका सिरे हैं, इन दोनों सिरों के बीच में जो विभव है ना, ये V1 होगा, ठीक है। ये V1 और इस सिरे V2 और ये V3, है ना। इन दोनों सिरों के बीच में V1, इनके बीच में V2 और इनके बीच में V3 विभव है, ठीक है ना। अब इसमें धारा I बहती है। कौन सी धारा बह रही है? धारा I बह रही है ना। धारा I इसमें बहती है। ये धारा बह रही है, ठीक है ना। अब भैया ये परिपथ है आपका, है ना।
ये आपका परिपथ है, इसमें ये प्रतिरोध 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, है ना। अब हमें इसका परिणामी प्रतिरोध निकालना है कि इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो, हम जानते हैं कुल विभव आपका जो है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका कुल विभव। अब V मतलब क्या, V का मतलब क्या, देखो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल I, है ना। किसी परिपथ में बहने वाली धारा उस परिपथ के चालक, किसी चालक में बहने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। किसी चालक में बहने वाली धारा I उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि, ठीक है ना, यहाँ तक आगे बात समझो। अब V का मान क्या है, V इज इक्वल टू आर आई। अब मैं बोलूँ कि V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 I। मैं कहूँ V2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 I। और मैं कहूँ V3, तो V3 बराबर हो जाएगा R3 I, ठीक है ना। अब V1, V2 और V3 के मान मैं यहाँ पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। V का मान क्या है, तो V का मान आर आई, ये आर आई। V1 का मान क्या है, V1 R1 I, ये हो जाएगा आपका R1 I। V2 का मान क्या है, R2 I, V2 हो जाएगा R2 I। और V3 क्या हो जाएगा आपका R3 I, R3 I, है ना। अब I इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम यह लिखेंगे RI बराबर, I कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर हो गया R1 प्लस R2 I से I गया, R बराबर तो परिणामी प्रतिरोध हमने निकाला, जबकि इसमें जो प्रतिरोध लगे हुए थे वो श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, अगर मान लो कोई परिपथ है आपका, है ना, आपका कोई परिपथ है, विद्युत परिपथ है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं कि परिपथ आरेख द्वारा परिपथ आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, परिपथ आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए तथा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य
प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो जब तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। अब भैया एक परिपथ है हमारे पास, है ना, ये परिपथ है और इसमें ये आपका धनात्मक सिरा है, ठीक है। यहाँ से 1, 2 और 3, ये आपका ऋणात्मक सिरा है, ठीक है। ये आपका ऋणात्मक सिरा, इसमें धारा बहती है, ये धारा बह रही है, ये धारा आपकी आई है, आई धारा। अब आई धारा यहाँ से 3 भागों में बढ़ती है, आई धारा 3 भागों में बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से 3 हिस्से होंगे इसके, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी, ये धारा हो जाएगी आपकी I1, ये धारा हो जाएगी आपकी I2 और ये धारा हो जाएगी आपकी I3। यहाँ से 3 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये धारा है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है R1, यहाँ पे भी एक प्रतिरोध है R2 और यहाँ पे भी एक प्रतिरोध है, यहाँ पे भी एक प्रतिरोध है। तो ये तो हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, ठीक है। फिर ये तीनों वापिस इस तरीके से ये आपका परिपथ पूरा हुआ, ठीक है ना। अब भैया ये जो R1, R2 और R3 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या निकालना है? परिणामी प्रतिरोध निकालना है। परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, है ना। अब भैया ये समांतर क्रम में है तो इनका जो परिणामी विभव है, जैसे ये सिरा, इसको थोड़ा सा वो नीचे ले अपन तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसको थोड़ा सा वो नीचे लेते हैं। ये जो सिरा है, ये सिरा है, ये भी, है ना, सॉरी, और ये सिरा, इन दोनों सिरों के बीच का परिणामी विभव कितना है? V, ठीक है। अब हम ओम के नियम से जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये एक परिपथ है, तो हम ओम के नियम से क्या जानते हैं भैया कि किसी भी परिपथ में या किसी भी चालक में बहने वाली धारा उसके में उत्पन्न विभव के समानुपाती होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। क्या जानते हैं हम कि ओम के नियम से, ना, ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल I, है ना। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? V
V इज इक्वल टू आर आई, है ना। ये तो हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। अब देखिएगा भैया आप, क्या है कि देखिएगा आप, हम अब क्या करेंगे कि आई, है ना, यहाँ पर R1 R2, है ना, परिणामी क्या निकालना, हमें परिणामी प्रतिरोध निकालना है, हमें निकालना है परिणामी प्रतिरोध। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन R, ये गुणा में है ना, गुणा वाली चीज बटे में आ गई, ठीक है। V अपॉन, ये हो गई समीकरण 1। अब देखिएगा ये जो I1 है ना, I1, ये यहाँ से ये I1, ये आपका I1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि V अपॉन R1, I1 बराबर क्या होगा, देखो जैसे I बराबर है V अपॉन R, है ना। तो अब I1 की बात करें तो I1 क्या हो जाएगा आपका, I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1। I2 बराबर बोलो, I2 बराबर V अपॉन R2, और I3 बराबर V अपॉन R3, V अपॉन R3, है ना। चलो अब परिणामी विद्युत धारा, है ना, परिणामी विद्युत धारा क्या होगी आपकी, देखिएगा आप परिणामी विद्युत धारा का कैसे करते हैं हम। I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान कितना है, V अपॉन R। I1 का मान यहाँ से टिप लो, V अपॉन R1, फिर V अपॉन R2, फिर V अपॉन R3, है ना, V अपॉन R3, ठीक है, यहाँ तक आगे, है ना। अब V तो V कॉमन आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा V अपॉन R बराबर V इसमें तो V बाहर आ गया, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ठीक है, यहाँ तक आगे। अब ये गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, बटे में आ जाएगी, तो ये हो गया RV बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V एक बार कट गया, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इस प्रकार से यही अभिष्ट व्यंजक हमें निकालना था, यही समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है, यही समांतर क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध है, परिणामी प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा था, जो मेरे को बताना था आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में था ये भी। चलिए अब इसके बाद में हमारा इससे संबंधित सवाल भी दे रखे हैं इसमें, है ना, सवाल भी आ सकते हैं करने के लिए, जो इन्हीं सूत्रों की मदद से होंगे, इन्हीं सूत्रों की मदद से सवाल होंगे।
मैं बता देता हूँ, आपको सवाल भी करके दिखा देता हूँ। चलो अब हम सवाल करें। देखो ये सवाल दिया हुआ हमें कि क्वेश्चन है आपका 12 वोल्ट विभवांतर, है ना, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं, विभवांतर के दो बिंदुओं 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? देखो भैया, हमें क्या क्या चीजें दी गई है? हमें वोल्ट दिया है और आवेश दिया है ना, दिया है। सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि हमें क्या क्या दिया है। क्या दिया है? हमें दिया है कि भैया V बराबर तो हमें दिया है 12 वोल्ट, है ना, और Q यानी आवेश, Q बराबर हमें दिया है 2 कूलाम। तो कार्य की गणना करना है तो W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? आवेश इंटू विभवांतर QV। Q का मान कितना? 2, V का मान कितना? 12, बराबर कितना? 12 दूना 24, 12 दूना 24। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो 12 दूना 24 जूल हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। इतना सरल सवाल ये हमें दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत सरल है और बहुत प्यारा प्रश्न है। लिखो अगला क्वेश्चन कि 3 प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध, तीन प्रतिरोधक, 3 प्रतिरोधक, कितने प्रतिरोधक हैं आपके पास? 3 प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम है, 3 ओम है, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो संयोजन
का कुल संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये हमारा सवाल है कि भाई संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो भैया, हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोधक हैं। कितने प्रतिरोधक हैं? 3 प्रतिरोध है, और उसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम। मतलब R1 कितना? 3 ओम। R2 कितना? 3 ओम। R3 कितना? R3 कितना है? 3 ओम। तीनों के मान हमें दिए कि तीनों 3-3 ओम उनका प्रतिरोध है और ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो भैया परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? परिणामी प्रतिरोध हमने R हमको निकालना है। अब भैया ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में, है ना? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं उस समय R बराबर क्या होता है? 1/R1। समांतर क्रम के लिए, किसके लिए? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध क्या होता है? समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है ना? तो R बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो R बराबर हो जाएगा आपका 3। अब 3 में 3 का भाग दो। 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा ऊपर वाली में करेंगे 1, फिर 3 में 3 का भाग दो 1, 1 का गुणा 1 में, फिर 3 में 3 का भाग दो 1, 1 का गुणा 1 में। तो इस प्रकार से ये हो गया 3/3। क्या हो गया ये? 3/3। 3 से 3 कट गया 1, तो R बराबर हो गया 1 ओम। परिणामी प्रतिरोध कितना आया? परिणामी प्रतिरोध हुआ आपका 1 ओम। परिणामी प्रतिरोध आ गया 1 ओम। कठिन सवाल था क्या ये? सरल है ना? तो ये मतलब ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ समझना है, और समझने से ही हमारा उत्तर आ जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाया, उत्तर आ गया। चलो, अब हम बात करेंगे कि भैया आगे समझ में आया बेटा? ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये कैसे क्या हुआ? विद्युत धारा ओम का। अच्छा, एक बात हो रही, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा छूट गया था। वो ये है कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन किन कारक पर निर्भर करता है? किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन किन कारक पे निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। वेरी गुड। किसी चालक का प्रतिरोध किन पे निर्भर करता है? प्रतिरोध R। R किसके समानुपाती होता है? चालक की लंबाई। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है? समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध अगर उसकी लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, है ना? यदि किसी चालक की लंबाई ज्यादा है तो उसमें बहने वाली धारा का प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 1 पॉइंट, इसको हम ऐसा बोलेंगे, R इज प्रोपोर्शनल L। किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई L के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2 में भैया किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटे में, है ना? आप इसको चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती मतलब -1, a की घात -1, तो वो 1 के बटे में लिखेंगे धन की हो जाती है ना?
तो किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, यानी कि चालक का जो क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अनुक्रमा विलोम, क्षेत्रफल कम है तो R ज्यादा है, और ये अगर ज्यादा है तो R कम है। व्युत्क्रमानुपाती यानी उसका उल्टा होता है। फिर चालक के ताप पर, देखो तीसरा पॉइंट क्या है, चालक के ताप पर। अगर चालक का ताप ज्यादा है ना, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और घटाने पे घट जाता है। यानी कि ताप, किसी चालक का प्रतिरोध R समानुपाती होता है टेम्परेचर के, किसके, T के, T यानी टेम्परेचर, ताप के। किसी चालक का प्रतिरोध उसके चालक के ताप के समानुपाती होता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो R घटेगा। चौथा क्या है पॉइंट आपका, चौथा पॉइंट आपका बताइए क्या है, चौथा पॉइंट बताइए। किसी चालक के पदार्थ की प्रकृति, है ना, किसी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है भैया, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की, उस किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी कैसी प्रकृति है, प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब चालक तांबे का है कि लोहे का है कि पीतल का है कि चांदी का है। जो चालक है, जो तार है, चांदी का तार है तो प्रतिरोध कम होगा, सोने का तार है तो और कम होगा, लोहे का तार है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का कम होता है, तांबे का और कम होता है। तो उस पदार्थ की प्रकृति की, वो पदार्थ क्या का बना हुआ है ना, ठीक है ना। अगर वो पदार्थ मान लो प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसका तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लास्टिक इतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा कि उसमें करंट बहेगा ही नहीं, है ना, प्लास्टिक में करंट जाता ही नहीं है ना। लकड़ी का बना हुआ है तो ज़्यादा होगा। तो धातु की प्रकृति या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इन चार कारक पे निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। यदि चालक का प्रतिरोध उस किसी चालक में बहने वाली धारा का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और चालक का प्रतिरोध उस चालक के ताप पर निर्भर करता है। ये ताप के समानुपाती होता है, यानी कि ताप अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, ताप अधिक होगा तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, ताप कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा, क्योंकि समानुपाती है ना, और प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये चार कारक थे जो मैंने आपको बताए। ये चारों कारक बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब इसके बाद में विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि विद्युत लेपन क्या होता है। चलो, किसको याद है विद्युत लेपन की परिभाषा? विद्युत लेपन किसे कहते हैं, प्रश्न है। क्या प्रश्न है? विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा एक धातु की सतह पर किसी दूसरी उत्कृष्ट धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, है ना।
ठीक है ना। एवं इस्पात को जब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा लिखवा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा, विद्युत धारा के रासायनिक, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा एक धातु की सतह पर, एक धातु की सतह पर दूसरी धातु, एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की, दूसरी धातु, दूसरी उत्कृष्ट धातु, धातु कौन सी? उत्कृष्ट, जो क्रिया नहीं करती है ना। उत्कृष्ट मतलब जिसमें जंग नहीं लगता। दूसरी उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु की परत, उत्कृष्ट धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, परत चढ़ाने की, परत चढ़ाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया को, परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर, विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भैया बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए आज। ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है सब, ठीक है ना।